अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा। आज हम नेपियर यूनिवर्सिटी के वाले से बात करने लगा हूँ मैं। ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। हमारी अमेज़ोन में मुलाकात हुई थी। अमेज़ोन में हम सिक्योरिटी की शिफ्ट कर रहे थे तो वहाँ से लिंक बना। तो नेपियर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। बाकी अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके बाद मैं नेपियर यूनिवर्सिटी के वाले से जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ वो इनसे गैदर करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। अपना भाई आप इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान एजाज़ है और मैं नेपियर यूनिवर्सिटी एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में ग्रेजुएट हो चुका हूँ और इस टाइम मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। अभी आप PSW पे हो। जी PSW। PSW यानी कि आपने वीज़ा कर लिया हुआ है। जी तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग ऑफ ऑडियंस और अपना भी, नेपियर यूनिवर्सिटी के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा ताकि जो स्टूडेंट पाकिस्तान या इंडिया से इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं उनके लिए जो है ना आसानी हो जाए। मैं भी जब पाकिस्तान में था तो जब यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए कर रहा था प्रोसेस, तो मेरी कोशिश यही थी कि जितनी इन्फॉर्मेशन आने से पहले गैदर हो जाए ना, बिल्कुल। वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले आप ये बताओ, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स इंग्लिश टेस्ट के वाले से क्या हैं? जी, तो नेपियर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप आइल्स तो आपने देना ही होता है। अगर आपके पास आइल्स ना हो और आप अपने पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री इंग्लिश में है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, वो आप लेकर इसमें एडमिशन ले सकती हैं। इसके साथ साथ वो एक एडिशन में आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं। और क्योंकि मैं जब आया था उस टाइम कोविड था, तो वो एक और टेस्ट भी लेते थे जिसको हम कहते हैं इंटरनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, तो वो भी उसकी बेस पे भी हो जाता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे भी हो जाता है। इसके साथ साथ वो एक एडिशन में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी लेती हैं, तो उसकी बेस पे फिर आपको वो कैश दे देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आइल्स के बगैर एडमिशन नहीं हो सकता या हाँ जी कोई बिल्कुल, लैंग्वेज टेस्ट मतलब के आप प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी लेके हो हो सकता है सकता है। आपका। जी तो ये तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो गई इंग्लिश टेस्ट की। जी इसके प्रोसेस में जो इनिशियल डिपॉजिट है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी इनिशियल डिपॉजिट के बगैर तो एडमिशन नहीं देती, बिल्कुल। तो इसका इनिशियल डिपॉजिट कितना है? अच्छा, इस तरह से है कि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की और अपने कोर्स की बात करूं तो मैंने करवाए थे 3500 पाउंड्स। तो अब मेरा ख्याल है इसके हर कोर्स के लिहाज से वेरी करती हैं, लेकिन इसकी ना 3000 से 4000 तक एटलीस्ट इसकी इनिशियल डिपॉजिट हैं एडिनबरा नेपियर की। और टोटल फीस कितनी है? टोटल फ़ीस हर साल बढ़ती हैं। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट, ये उनके इंफॉर्मेशन बॉक्स में लिखा होता है कि हर साल वो अपना 5% इंक्रीज़ करती हैं। तो जब मेरी जो फ़ीस थी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, वो थी 15,490। तो आफ्टर स्कॉलरशिप? नो, ये टोटल फ़ीस थी। तो मुझे मिला था 3,000 का स्कॉलरशिप, तो मेरी बन गई थी टोटल 12,490। तो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 3,000 3,000 का 3500 का स्कॉलर वो किया था इनिशियल इनिशियल डिपॉजिट। डिपॉजिट। तो उसके बाद मेरी कोई 9,000 फ़ीस रह गई थी। अच्छा, साथ साथ अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर करूँ ना, तो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आफ्टर स्कॉलरशिप 14,000 थी। तो उससे तो हम्म। थोड़ी सी, आई थिंक 500 का ही फ़र्क है। हाँ, इसमें ये बट है ना कि स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है। हाँ, जो बेसिक स्कॉलरशिप होती है वो तो हर स्टूडेंट के लिए, इंटरनेशनल हर स्टूडेंट के लिए होती है। हाँ लाइक ये हमारी यूनिवर्सिटी में 4,000 थी। आफ्टर स्कॉलरशिप मेरी फ़ीस 14,000 थी, वैसे 18,000 थी। हाँ जी, इस तरह से है कि मेरा जो स्कॉलरशिप था ना, वो ऐसे समझ लें मैक्सिमम स्कॉलरशिप था। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है उनके एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस पे ना। ठीक है। तो वो मुझे 3,000 का मिला था। ठीक हो गया। तो इसकी एनरोलमेंट फ़ीस है यूनिवर्सिटी की कोई? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह से है कि जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कुछ लोगों को इस बात का आइडिया नहीं होगा कि जब वो समझते हैं कि उनका वीज़ा आ गया है और वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं या यूके लैंड कर चुके हैं, उसके बाद इनकी एक डेडलाइन होती है, वो इनरोलमेंट टाइम होता है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने यूके जब लैंड हुए उसकी वेरिफिकेशन, और साथ साथ आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट के साथ कुछ अमाउंट और देनी होती है, जिसे हम यूँ कह लें कि आपने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है एनरोलमेंट इनरोलमेंट फ़ीस, फ़ीस के हाँ। टाइम पर। वो मेरी यूनिवर्सिटी की भी थी। तो मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनिशियल डिपॉजिट जो करके आया हूँ ना, उस वक्त 2000 था और अब 3000 हो गया हुआ है ऐसे। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिर्लिंग का। ठीक है। तो जब इधर आया, इधर नहीं आया था, मैं लेट हो गया था, मेरा वीज़े में प्रोसेस में लेट था, तो एनरोलमेंट फ़ीस मस्ट थी, उन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी
तो मेरी इनरोलमेंट फ़ीस 1000 थी, इसकी कितनी फ़ीस है इनरोलमेंट? अच्छा, इसकी वैसे अकॉर्डिंग टू आपके ना रिमेनिंग फ़ीस डिपेंड करता है। कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है कि आपने इनरोलमेंट इतनी ही दे के आनी है, ठीक है। तो क्योंकि जब मैं आया था सितंबर में, तो मुझे डेडलाइन मिली थी 15 नवंबर, ठीक है। तो उस टाइम मैंने 3000 और करवाई थी आते ही, ठीक है। उन्होंने 3000 डिमांड किया था कि आपने करवाई थी? नहीं, मैंने करवाई थी। वो इसलिए करवाई थी क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया था आते ही ना, कि आपकी रिमेनिंग फ़ीस इतनी है और आपके पास यही ऑप्शंस हैं। आप पर मंथ लेना चाहेंगे इंस्टॉलमेंट प्लान तो इतनी इतनी बनेगी, और अगर आप एवरी 3 मंथ्स करवाना चाहती हैं इंस्टॉलमेंट प्लान तो ये बनेगी। तो ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट बन रही थी वो नवंबर में मैंने 3000 की देनी थी। 3000। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हर स्टूडेंट, आने वाले स्टूडेंट के जहन में भी आता है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं फ़ीस के हवाले से ना रिलैक्सेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी है ना, फ़ीस के मामले में, बाकी में नहीं, बहुत रिलैक्सिंग है। इवन ऐसे कि ही आप एंड मंथ तक डिग्री के फ़ीस नहीं भी देते ना, बिल्कुल। मेल्स तो आती हैं कलेक्शन की, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे पोर्टल की एक्सेस बंद कर दें या कुछ हमारी कोई चीज़ ब्लॉकेज कर दें। मैंने सुना है नेपियर यूनिवर्सिटी वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हैं फ़ीस के मामले में। हाँ जी, नेपियर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं हाँ। इस मामले में। वो फीसिस के मामले में बिल्कुल आपको ना टाइम नहीं देते, ठीक है। जो आपने डेट मेंशन की होती है कि मेरे मेरा इंस्टॉलमेंट प्लान ये है, इस डेट को मैं अपनी फ़ीस पे करूँगा, अगर आपने उस दिन नहीं की तो उसके बाद वो 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं। उस 1 हफ़्ते में आपको 1 या 2 दफ़ा मेल्स आती हैं, वो भी आप कह लें कि वार्निंग की मेल होती हैं कि अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और वो करते हैं अकाउंट बंद करने, वो आपका अकाउंट बंद कर देती हैं। उसका नुकसान ये होता है कि अगर उस वीक में या उसके अपकमिंग वीक में आपकी कोई असाइनमेंट अपलोड होनी हो तो आप नहीं कर सकते, और वो असाइनमेंट अपलोड ना हो तो आप फेल फेल हैं। हो जाते हैं। तो आपके आपके पास चांस ही नहीं है कि आप जानबूझ के ना दें या डिले करें, अनलेस कि आप रिक्वेस्ट करें, कोई अपनी सिचुएशन बताएं, कुछ ऐसा कुछ बताएं और वो आपको रिलीफ देकर कुछ वीक्स के लिए एक्सटेंशन दे दें कि चलें आप इस तरह कर सकते हैं। बाकी वो आपको आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। मेरा एक और दोस्त है नेपियर यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा है, उसने भी यही कहा कि इवन के एक्सटेंशन भी नहीं देते। जो डेडलाइन उन्होंने दे दी है उससे कह ऊपर सकते हैं। नहीं, उसका पोर्टल की एक्सेस बंद कर देते जब तक फीस नहीं आई। पोर्टल बिल्कुल एक्सेस नहीं ऐसे उन्होंने खोली। ऐसे ही है। तो ये तो हो गया इसकी फ़ीस, इनिशियल डिपॉजिट, एनरोलमेंट फ़ीस, फ़ीस स्ट्रिक्टनेस। बाकी इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है? फॉर इसका एग्जांपल अगर पाकिस्तान से एक बंदा अप्लाई करता है, ऑफर लेटर से लेके कैश लेटर तक कितना टाइम लग जाता है टोटल? अच्छा, इस तरह से है कि सितंबर इनटेक की अगर बात करें तो आपके पास बेस्ट टाइम ये होता है कि आप मार्च और अप्रैल में ना अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, ठीक है। और क्योंकि ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा बिजी है टाइम, इनटेक कितना बिजी है। ये यूनिवर्सिटीज़ के पास ना एक लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं हर इनटेक में, हर बैच के लिए और हर सब्जेक्ट के लिए। तो अगर तो वो फील्ड जल्दी हो जाए तो वो डेडलाइन आ जाती है। अगर वो फील्ड ना भी हो तब आपके पास चांस होता है, आप अगस्त तक भी आपका ऑफर लेटर आता रहता है। सम टाइम ये होता है कि आपको कंसल्टेंट ऑलरेडी बता देता है कि भाई इस सब्जेक्ट के लिए ये डेडलाइन आ चुकी है, या यूनिवर्सिटी ने ये वार्न कर दिया है कि हमारे पास अब मज़ीद स्लॉट्स नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अप्रैल या मार्च ये बेस्ट टाइम है, आप अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आपका विद इन 1 मंथ में ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके बाद आप अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करते हैं, या वो ऑफर लेटर कौन सा है आपका, कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, ठीक आई है। थिंक पहले तो कंडीशनल ही आता है, कोई ना कोई कंडीशनल ही एक आता है, एक दो बिल्कुल। तीन नहीं, कंडीशंस अगर लगी आपकी थी। सारी रिक्वायरमेंट आपको पता हो और कंसल्टेंट को भी पता हो तो वो बट आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आपका अनकंडीशनल आ सकता है, ऐसा लेकिन पॉसिबल नहीं है। मेरे नॉलेज के मुताबिक कंडीशनल में एक कंडीशन तो मस्ट होती है इनिशियल डिपॉजिट की। तो वो तो ये आपको हो पहले, सकता है, हाँ, हाँ तो बिल्कुल। पहले तो सिर्फ कंडीशनल ऑफर ही आता है, बिल्कुल चाहे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, फिर बिल्कुल जब ऐसे आप इनिशियल डिपॉजिट करा देंगे फिर अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल आ जाता है। तो इसमें आप एक रफ एस्टिमेट बता दो इसका कि लग ऑफर जाती से हैं कैश तक, 4 to 6 मंथ, ऑफर लेटर से शुरू से, लेके हाँ, स्टार्ट से कैश तक, लेकर कैश तक। और उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग अलग वो है। तो वो वो तो अलग है। 1 महीना उस पर भी लग जाता है। हाँ जी। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि 4 to 6 ही हो, किसी का स्मूथ प्रोसेस चल जाए या किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हों या कोई ऑन टाइम एवरीथिंग करे तो वो आपका विद इन थ्री मंथ्स में भी हो सकता है, 3 to 4 मंथ्स में भी हो सकता है। ये मैंने आपको बस एक जनरली बताया कि 5 to 6 मंथ्स एटलीस्ट लग जाती हैं। ठीक है। तो आपने अपना प्रोसेस खुद किया था कि किसी कंसल्टेंट के थ्रू? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो मेरे पास मेरी डायरी है, उसमें मैंने सारे लिखे हुए यूनिवर्सिटीज़
मैंने कोई 18 यूनिवर्सिटीज़ थी टोटल जिनमें मैंने अप्लाई किया था, और मैंने खुद किया था। ओवरऑल यूके के स्कॉटलैंड में? नहीं नहीं, ओवरऑल यूके, स्कॉटलैंड नहीं, ओवरऑल यूके में ना। तो अब इस तरह से हुआ कि जब मैं शॉर्ट लिस्ट करने लगा था ना, तो मुझे ना कंडीशनल या आई थिंक सो अनकंडीशनल, मुझे अब याद नहीं है, मेरा ऑफर लेटर आ गया था, मैंने खुद अप्लाई किया था। ठीक है। तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई थी कि इफ़ यू वांट टू प्रोसीड यूर वीज़ा प्रोसेसिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट विद द FES। वो मैं कंसल्टेंट का नाम ले चुका हूँ। अच्छा। तो वो अगर कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बाय है, तो इस वजह से उन्होंने कहा, उन्होंने मेंशन किया था कि ये हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में, तो अगर आप अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहती हैं तो इनसे कांटेक्ट कर लें। तब मैंने जाके देखा, मैंने कहा ये कौन है, क्या क्या इनका वो सीन है। तो मैंने ऑनलाइन जब इनकी वेबसाइट पे जाके देखा तो मुझे एक मिल गया एजेंट इसी कंपनी के। तो उन्होंने मुझे फिर सारा कुछ कहा। फर्स्ट तो वो पैसे मांगते रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद कर लूँगा ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलें ठीक है, आपका ना फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो फिर मैं उनके साथ अटैच हो गया। तो फिर फर्दर उन्होंने मेरा प्रोसेस कर दिया था, वीज़ा प्रोसेसिंग एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ की नहीं, आई थिंक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ओवरऑल वर्ल्ड में यही रूल चलता है कि वो अपने जो है ना स्पेसिफिक कंसल्टेंट को जो नॉमिनेट कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रीजन को ये वाला कंसल्टेंट प्रॉपरली डील करता है। कोई क्यूरी डायरेक्ट भी आती है तो वो कंसल्टेंट के पास ही भेजते हैं, क्योंकि बर्डन आई थिंक बहुत होता है। वो एक एक को इंडिविजुअली अगर एड्रेस करने लग जाए तो उनका टाइम, उनका भी काफ़ी वेस्ट होगा। तो यानी कि ये ऑफिशियल उनके कंसल्टेंट हैं। जी जी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स हैं ये हो गई। डिग्री ड्यूरेशन कितनी है आपकी? मेरा है MS था लेवल 7, तो ये 1 साल की डिग्री थी। तो इसमें 3 सेमेस्टर होते हैं, ट्राई सेमेस्टर कहते हैं। अभी तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आपके कोर्स से रिलेटेड ना मैं एक और आपके साथ वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ कोर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो डिग्री ड्यूरेशन में 1 साल की डिग्री थी, बट इसमें वीज़ा आपको कितना मिला? हाँ, इसमें वीज़ा आपको एक्स्ट्रा मिलता है, कह लें कि 4 to 5 मंथ। तो वैसे मैंने देखा है कुछ इंडियन थे और कुछ मेरे अपने पाकिस्तानी भाई थे, तो हर किसी का वीज़ा वेरी कर रहा था टाइम ड्यूरेशन में। वो मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आई VFS की कि वो किसको कितना ज़्यादा दे देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा वीज़ा था, मैंने अगस्त में किया था ना तो अप्लाई, तो मुझे अगस्त में मिल गया था वीज़ा। सितंबर से स्टार्ट था, तो सितंबर से नेक्स्ट सितंबर 1 साल, और फिर सितंबर से नेक्स्ट जनवरी तक। तो ये बन जाते थे 12 12 और 5 तकरीबन 17 मंथ बन जाते थे। ठीक है। तो कह लें 1.5 ईयर का बन जाता है एटलीस्ट। तो किसी का पहले ख़त्म हो गया था दिसंबर में, नवंबर में भी मैंने देखा है, मेरा जनवरी में ख़त्म होना था। ये वाकई ये लॉजिक, एक मेरे दोस्त हैं कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी के हैं, उनके साथ भी वीडियो बनाए, वो भी यही बता रहे थे कि ये लॉजिक नहीं हमें पता, क्योंकि ये सारा एम्बेसी की तरफ से होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो ये एम्बेसी का डिसीजन होता है। वो चाहे आपको 1 साल के ऊपर 4 महीने दे दे, कोई 5 दे, इवन के 2 महीने भी दिए हैं। स्टडी यूनिवर्सिटी के जो अब स्टूडेंट आए हैं ना, 2 महीने उनको सिर्फ 1 साल के ऊपर 2 महीने दिए। तो ये आपकी वीज़ा ड्यूरेशन हो गई। बाकी यूनिवर्सिटी जो आपका कैंपस है उसके नियर बाय अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अगर जॉब के हवाले से पूछ रहे हैं तो क्योंकि ये बिल्कुल मेन कह लें कि सिटी के अंदर हैं, इसके 3 कैंपसेस हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं ये कहूँगा। तो लेकिन यहाँ के पता चला कि अगर आपके पास कुछ आपके पर्सनल रिलेशन हैं तो फिर ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। एक इंडिविजुअल कोई आए तो उसको थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जॉब्स अवेलेबल हैं, भाई इंसान करने वाला बने, तो जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर आप मूव करें ना, अगर आपको एडिनबरा में नहीं मिल रही, आप उसके साथ किसी टाउन में चले जाएँ, वहाँ भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो बस आपको ना थोड़ा सा एनर्जेटिक को थोड़ा मूव करना पड़ता है। जॉब के वाले से ना, जब भी हम कह रहे हैं कि जॉब बहुत है, वहाँ बैठे लोग समझ रहे होते हैं कि बहुत कोई वाइट कॉलर जॉब होगी और ऐसे हमने ऑफिस जाके बैठ जाना है। इस पे एक बहुत बहस हो सकती है। जॉब्स की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है यहाँ पे, और जॉब की नेचर डिफरेंट है। तो इस पे कभी बैठ के जॉब करेंगे जॉब के लिए। बट आपने ज़हन में ये रखना है, और जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, टेक अवे में होती हैं जॉब, बिल्कुल रेस्टोरेंट में वेटर एज अ, और एज अ जेनिटर भी हो सकता है, बहुत सारी जॉब, और डिलीवरीज जॉब। खैर ये जॉब्स का टॉपिक बिल्कुल अलग है। अभी यूनिवर्सिटी पे रहते हैं हम, तो यूनिवर्सिटी की ही बातों में रहे हैं। आपने सारी बात वैसे बता दी है। तो आपने 3 कैंपस की बात की है अभी, तीनों कैंपस एडिनबरा में मेन सिटी में? तीनों कैंपस एडिनबरा में ही हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर हैं।
तो क्योंकि डिपार्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो उन्होंने ना डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। आर्ट्स वालों को अलग कैंपस दिया हुआ है, इंजीनियरिंग वालों को अलग दिया हुआ है, और इसी तरह डिफरेंट तीनों है। मुझे बाकी कैंपसेस का नहीं पता, मतलब नेम है याद, लेकिन मुझे, मैं विज़िट नहीं कर चुका, मैं सिर्फ अपने कैंपस में वो तीनों जाता था। आस-पास हाँ, हैं? इतने ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव होगी या 10 मिनट की। ठीक हो गया। तो इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हो गए, वहाँ से पढ़ के निकले हो, भाई की तस्वीर भी लगानी है मैंने ग्रेजुएशन वाली। ग्रेजुएशन एंजॉय की थी? हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी, क्योंकि वो एक टाइम था कि मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। मेरी जो पाकिस्तान की डिग्री है ना, उसकी ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुई, और मैं यूके की कौन सी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी? एंजॉय, हमारी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ओके। तो 2015 से 2019 का था बैच, और क्योंकि कोविड आ गया था तो वो नहीं हो सकी थी हमारी, और पेंडिंग कर आज दी तक कि नहीं हुई। कैंसिल कर दी? नहीं, अभी तक भी नहीं हुई, मेरा ख्याल है इस साल होगी तो होगी। अच्छा। तो इस बात को सोचते हुए तो काफ़ी इंजॉय किया कि चलें, ये देखने को मिल गया। और एक अच्छा एक टाइम होता है वो आपके लिए, क्योंकि आप ग्लोबली लोगों से मिल रहे होते हो, हर तरह आप के हर लोग तरह होते के हैं। लोग, और बड़ा इंजॉय करते हैं उस टाइम पे। प्राउड सा मोमेंट होता है कि मैंने बहुत इंटरनेशनल ज़्यादा, यूनिवर्सिटी से क्योंकि बस ग्रेजुएट हूँ। मिस करते हैं अपने किसी कोई घर वाला अगर साथ ये तो होता ना, बहुत तो वो बड़ी फिर, कमी है। हाँ, तो इस लिहाज से बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑडियंस को बता दो अपना यूनिवर्सिटी के हवाले से। ओवरऑल यूके यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रिकमेंड करोगे आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं करूँगा रिकमेंड 100%। लेकिन बस एक सजेशन दूंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी आना चाहती हैं या यूके आना चाहती हैं तो थोड़ी सी तैयारी करके हैं। तैयारी इस लिहाज से नहीं कि भाई कपड़े वगैरह की तैयारी, आप अपनी फ़ीस की तैयारी, कि आपने, आपके पास बजट जो है वो मैनेज हो सके, या आपको पता हो कि वो कितनी फ़ीस है और मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट प्लान होगी, और ये इसकी तैयारी। और अच्छा, दूसरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा इस फीस की तैयारी से आप कर रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी जो होती है ना, जी जी, उनका प्लान यही होता है यहाँ आके सारा कमा के फीस देनी है। मेजोरिटी ऐसी है, बहुत ऐसे रेयर स्टूडेंट्स मैंने देखे ऐसे हैं कि जो पीछे से फीसें लेकर आ जी रहे जी, हो या पीछे। तो इसमें तैयारी की हाँ, मैं बात आपको हो। इस बारे में बता सकता हूँ। अब ना देखें, हर बंदे का ना केस डिफरेंट है यहाँ आके ना। तो कोई बहुत अच्छा गुजर जाता है, किसी का टाइम, किसी का बहुत स्ट्रगलिंग गुजरता है। उसकी मेन वजह ये है कि जब आप इनिशियल डिपॉजिट दे आती हैं और बाकी सारी रिमेनिंग फ़ीस को यहाँ पे रिलाई कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ जॉब करके दूंगा, तो सम टाइम वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आने आते ही ना आपके पहले 2 मंथ बड़े बहुत मुश्किल से हार्ड होते गुजरते हैं ये हैं, हर ठीक है। किसी के लिए। तो अगर तो उस पहले 2 मंथ के लिए आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, और जो जो आपके फर्स्ट 2 मंथ्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो अगर आप किसी तरह ले आती हैं सेविंग, फिर आपके पास प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो जो 2 महीने आपने अपने सारी चीज़ें क्लियर करनी है, और वो 2 महीने आप अगर कहीं भी एडजस्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद जो आपकी अर्निंग आती है वो आप फीसिस भी उतारते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो ऐसे ये ही। ईजी है कि अगर आप चीज़ें मैनेज करके आएँ, आप स्टडी करके आएँ, आप चीज़ें साथ लेकर आएँ कुछ ना कुछ। ऐसे अगर आएंगे सिर्फ जस्ट इनिशियल डिपॉजिट दे के, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर आप वही उन्हीं लोगों की बात सुनेंगे कि भाई वो यूके में ये हो गया है, वो यूके में ये मसले हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ठीक है। यहाँ एग्जैक्टली। हर चीज़ हो सकती है, यहाँ हर अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हो, लाइफ बन जाती है ऑनेस्टली। ऐसे ही है। लेकिन अगर ये कहें ना कि मैं कहूँ कि वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो वाली नहीं बात कर रहा मैं, जस्ट विद टाइम, जो है ना, टाइम बीइंग, आप 2 से 3 साल की बात कर रहा हूँ। वो आगे की बातें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो उसके लिए यूके इतना अच्छा नहीं है। तो वो भी एक अलग बहस है। ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस से हम बहुत खुश अच्छा रह रहे एक्सपीरियंस रहा, हैं। क्योंकि मैं आते ही ना, मुझे अच्छी एक जॉब मिल गई थी। तो उन जॉब वालों ने मुझे अकोमोडेशन भी दी हुई थी। तो जब ये चीज़ें मिल जाए ना यूके में आते हुए, तो फिर वो प्लस पॉइंट हो बहुत जाता है। आसानी हो जाती है। तो वो मिलते ही तो मैं पूरा एक 6 महीने 8 महीने एक ही जगह रहा। तो मेरा सिस्टम जैसे सीधा होता गया, फिर मैंने अपनी चीज़ें क्लियर की, लाइसेंस, सारी चीज़ें क्लियर करके। तो इस तरह से अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक बात मैं ऐड कर दूं, यहाँ आने से पहले भाई ने तैयारी की बात की, इनिशियल डिपॉजिट की, या ड्राइविंग ज़रूर सीख कर आएँ। हाँ, ड्राइविंग का बहुत फ़ायदा होगा बहुत आपको। फ़ायदा, गाड़ी तो आप ले ही लेते हैं, ऐसे ही इतनी है। महंगी नहीं है गाड़ियाँ, थोड़ी टाइम में आप पैसे ले लें, लेकिन गाड़ी ज़रूर सीख के आनी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद आपके लिए बढ़ जाती हैं। तो ये आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस था। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक कोई मज़ीद मसला वीडियो आपके साथ भी बनानी है, नहीं, जिस पे इंशाल्लाह। हमने अभी कोर्स को डिस्कस करना है डिटेल ठीक में। है। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी का। बाकी आपको इनके कोर्स की डिटेल बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अल्लाह वेरी हाफिज़। मच। अल्लाह।